ये वीडियो आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, तो हेडफोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदे ने बुलाया हिंदे चाले पाछो हिंदे चाले तू ठुमक ठुमक आए हिंदे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं डिटेल में पूरा का पूरा वन शॉट। तो अल्टरनेटिंग करंट को बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे। मैं जानता हूं कि ये चैप्टर कई लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर ना आप लोग को कुछ ऐसी चीजें हैं जो उतनी कुछ खास नहीं, बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखने के बाद घर बैठे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ हवे में ही सब चीजें हो जाएगी तो फिर गलत। इसलिए आप लोग को मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता हूं ओसवाल गुरुकुल के आप लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर ले लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में आप लोग को वो फील जरूर आएगा जो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए रहेगा। अभी एग्जाम करीब है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगाना है, और वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर आपके लिए रहेंगे ओसवाल गुरुकुल की तरफ से ये फिजिक्स के, जो कि कम दाम के अंदर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाइए अमेजॉन के थ्रू ऑर्डर करें, और जो लिंक आपको प्रोवाइड किया उसमें बेस्ट डील मेरे एंड से आप लोग को मिल रही है, स्पेशल 10% एक्स्ट्रा। तो अभी जाएं और इसका फायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए होने वाला है फिजिक्स क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी चीज डिटेल रहेगी और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के लिए रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे फॉलो अप जरूर कर ले मेरे चैनल पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे और दिल से रिश्ता हमेशा हमारा ज्वाइन रहे। इसके अलावा गाइस, जैसे आप जानते हो बोर्ड्स एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं, तो मैंने मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हूं। मैं जानता हूं कि बोर्ड्स करीब आ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़े नहीं होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यूट्यूब पे पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, उसको देख लो, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जितने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो मैंडेटरी करके जाना, अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। और मैं गारंटी देता हूं कि आप घर पे वो नहीं कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हो एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ना और अपने सिलेबस के पूरे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहते हो, तो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे चैप्टर 1 to 14 तक के मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर अप कराया हूं, डिटेल में समझाया हूं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के, सो दैट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेटर हो पाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम में आना सीधी सिंपल बात है भाई, सीबीएसई ने एनसीईआरटी बनाई है तो बुक के अंदर से क्वेश्चंस आना लाजमी सी बात है। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, अभी बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट में मिल रहा है 399 में। स्पेशल कोड डिस्काउंट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग इस कोर्स को ले लें। और ये क्लासेस आप लोग मेरी वेबसाइट से भी देख सकते हो, साथ ही साथ मेरी एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं लाइव क्लासेस, और सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी और उसको अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं एग्जाम तक। इसके अलावा मेरे प्रीमियम नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, 70% ऑफ चल रहे गाइस। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड करें। इस नोट्स में आप लोग को चैप्टर 1 to 14 तक के सभी डिटेल नोट्स मिल रहे होंगे। हैंड रिटन प्रीमियम आई कैचिंग कलरफुल नोट्स है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले और एग्जामिनेशन को 4 चांद लगा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाइए डाउनलोड करें। और अगर दिक्कत आ रही कैसे डाउनलोड करना है, तो आई बटन पे आप लोग को वीडियो मिल गया होगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो ये रहा हमारा सिलेबस। जो भी चीजें रहेगी वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 2023-2024 के लिए रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है एसी जनरेटर, जिसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया, बिकॉज उसका ना रिलेवेंस वहां पे ज्यादा था। बाकी उसको छोड़कर सारे नए टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले। तो अब इस चैप्टर का नाम देखकर ही तुमको लग रहा होगा ये चैप्टर करंट के ऊपर रहने वाला है। अभी तक के जो तुम करंट के बारे में जान रहे थे चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, वो जो स्पेसिफिक करंट था वो था डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक ऐसे टाइप का करंट होता है दोस्तों, जो ना अपना टाइम के रिस्पेक्ट में ना अपने नेचर को बार बार चेंज नहीं करता है। मतलब क्या, जैसे देखो ये बैटरी है, आप जानते हो कि बैटरी किसी सर्किट से आप ज्वाइन करते हो तो उसी तरफ से करंट दौड़ेगा जिस तरफ से आप लोग को हमेशा दौड़ते हुए दिखेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, जब तक कि आप लोग इसकी पोलैरिटी ना चेंज कर दो। अगर आप ऐसी हरकत नहीं करते हो तो करंट हमेशा एक ही तरफ से आपको दौड़ते हुए दिखेगा। मैं ये कह सकता हूं कि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू हमेशा आप लोग को एक जैसी देखने को मिलने वाली है। टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी करंट की वैल्यू चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट की कहानी एकदम अलग है। अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी सोर्स से कनेक्टेड है गाइस, तो अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, इसमें ना कभी भी डिफाइन नहीं रहता है कि करंट क्या इसी तरफ से दौड़ेगा या इसी तरफ से। अल्टरनेटिंग करंट दोनों तरफ से दौड़ता है, मतलब एक बार इधर से दौड़ जाएगा और एक बार इस तरफ से दौड़ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। कभी
पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, कभी इधर से करंट दौड़ा तो कभी इधर से दौड़ा, तो कभी इधर से दौड़ा तो कभी इधर से, इस तरीके। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग को रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म कैसा रहता है, तो जैसे डीसी में आप लिखते थे ना कि ये 2 एम्पियर का करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं लिखना है। अल्टरनेटिंग करंट में लिखना है 2 sin ओमेगा टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल फॉर्म होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक स्पेशल फॉर्म होता है। आज के टाइम में दुनिया भर में जो भी करंट आप लोग यूज कर रहे हो, आपके घर के अंदर भी जो करंट आ रहा है गाइस, वो सभी का सभी अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट कौन सा है, तो जो आपके लैपटॉप के अंदर, कैमरे के अंदर बैटरी यूज हो रही है, उन सब में आप लोग को डायरेक्ट करंट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या स्पेसिफिकली, तो ऐसे टाइप का करंट जो हमेशा अल्टरनेटिवली अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में। और याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है वो साइनसॉइडल रहता है। मतलब क्या, साइन फंक्शन पे वर्क करते हुए अल्टरनेटिंग करंट चलता है। इसका मतलब क्या, करंट की वैल्यू आप लोग को जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिल रही थी ना, इसमें जो ग्राफ बन रहा है ये साइन फंक्शन का बन रहा है। तो याद होगा आप लोग को साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या बताता है कि साइन 0 पे वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है और साइन 90 पे मैक्सिमम रहती है। तो करंट की भी वैल्यू अल्टरनेटिंग सोर्स में आप लोग को ऐसी मिलती है, 0 पे 0 रहता है, 90 पे मैक्सिमम करंट रहता है। और इस मैक्सिमम करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई नॉट या फिर आई मैक्स से। ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को समझा रहा था, करंट को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल फॉर्म है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप लोग सिंपली इसको आई विच इज इक्वल टू वैल्यू नहीं लिख देते हो, आप लोग लिखते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मतलब वही मैक्सिमम करंट, इसको आप लोग आई मैक्स मतलब आई स्मॉल एम से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो ओमेगा दिख रहा है ना गाइस, क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़े होंगे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए आप लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कई जगहों पे आप लोगों ने अभी ओमेगा की वैल्यू पुट करने वाले हो या ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 2 पाई पुट करने वाले हो, तो उसको याद रखना। तो होप सो तुम लोग को करंट समझ में आ गया होगा। अब करंट है तो वोल्टेज भी होगा, ईएमएफ भी होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होगा। तो मैं ये कह सकता हूं अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो नेचर है वो भी कैसा होगा, साइनसॉइडल रहेगा। मतलब क्या, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार आप लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलता रहता है। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो इसकी वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की बात करूं तो ई विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसी तरीके से आप लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है पॉज करके इसको जरूर अच्छे से पढ़े। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एवरेज करंट और मीन करंट क्या होता है। तो इसको समझने से पहले चैप्टर नंबर 3 को याद करना है। तो चैप्टर नंबर 3 में तुम लोगों ने इनिशियल टॉपिक में ही पढ़े होंगे कि 2 टाइप के करंट होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, जैसी बैटरी ऑन करें तो जो डीक्यू चार्जेस डीटी टाइम में दौड़ना चालू, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे रेस चालू है भागो तो इनिशियल में दौड़े, इंस्टेंटेनियसली दौड़े, वो करंट क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट। और एवरेज करंट क्या था, किसी कंडक्टर से टोटल चार्ज जैसे टाइम इंटरवल में पास आउट हो जाए, वो होता था आप लोग का क्या, एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट होता था आप लोग का आई विच इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, और जो एवरेज करंट होता था वो होता था टोटल चार्जेस जो टोटल टाइम पीरियड के अंदर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग को ना ऐसी एवरेज करंट की वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो एवरेज करंट है इसको मीन करंट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को कुछ करना नहीं है, वही जो करंट का कॉन्सेप्ट था उसी को लेते हुए बस एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज करंट की वैल्यू का। अब एवरेज करंट की वैल्यू का आप लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए आप लोग को इंस्टेंटेनियस करंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी टी को आप लोगों ने इस तरह भेज दिए तो वैल्यू क्या हो गई, डी क्यू विच इज इक्वल टू आई डी टी। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि दैट इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस करंट में दौड़ते हुए देखने को मिल रही है। हमें एवरेज करंट निकालना था, मतलब टोटल चार्जेस जो टोटल टाइम इंटरवल के अंदर दौड़ रहे हैं। तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 0 से लेकर टोटल चार्जेस तक के इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे 0 से लेकर टोटल टाइम इंटरवल मतलब कैपिटल टी तक के इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो डी क्यू हो जाएगा यहाँ पे क्यू। अगर मैं यहाँ पे डी टी को इंटीग्रेट करता हूं तो आई बाहर आ जाएगा। ये पक्का आप सोच रहे होंगे, बट ये गलतियां नहीं करनी है, बस इतना आप लोग को रख के छोड़ देना। इंटीग्रेशन 0 से टी आई डी टी, और यहां से आपके टोटल चार्ज की वैल्यू बन गई। अब आपको लगाना है एवरेज करंट का फॉर्मूला, वो होता है Q बाय कैपिटल T। तो जो भी चार्ज की वैल्यू उसको यहां पुट कर देना, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और ये जो T है इसको बाहर के फॉर्म में लिख दोगे तो I एवरेज की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन कैपिटल T, 0 से कैपिटल T आई डी टी। तो ये कहलाता है एवरेज करंट का एक एक्सप्रेशन जो एग्जामिनेशन में आपको काम आने वाला है, डेरिवेशंस में भी काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो 2 डेरिवेशंस यूज करेंगे वो इसी के ऊपर ही बेस्ड रहने वाले। तो अगला हमारा टॉपिक है कि हमको ना एवरेज करंट की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज करंट की वैल्यू निकालना है फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल मतलब देखो, अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल ये होता है। तो एक टाइम t 0 से t तक के जो फुल साइकिल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों देखने को मिलती है। तो एक फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी,
वो पता करते। तो एवरेज करंट की वैल्यू निकालना है तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला बनाए थे, मतलब फॉर्मूला क्या एक्सप्रेशन बनाए थे, उसकी मदद लेना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन रहा, इसमें आपको करंट दिख रहा है, यहाँ पे जो करंट है आपको लेना पड़ेगा जो अल्टरनेटिंग करंट स्पेसिफिकली है, वो क्या है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी या आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं इसलिए दोनों एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया हूँ कि एग्जाम में अगर गलती से आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो आप लोगों ने क्या करें, आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें। हाँ एक सेकंड, कई लोग बोलेंगे कि भैया तो फिर दोनों में से सही कौन सा, दोनों ही सही है, ये मत सोचो कि ये गलत है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सही है। तो यहाँ करंट की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसमें बस आई मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अब देखो इंटीग्रेशन करना है तो जिसका डेरिवेटिव है सिर्फ वो इंटीग्रेट होगा, मतलब आई मैक्स बाहर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई मैक्स को बाहर ले लिया, तो देखो आई मैक्स अपॉन टी हो गया, 0 से डी इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन ओमेगा टी डी टी। अब ध्यान से देखना, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन ओमेगा टी को। साइन ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। आप शायद जानते होंगे बेसिक इंटीग्रेशन कि अगर मान लो मैं यहाँ पे साइन थीटा को इंटीग्रेट करता तो वो माइनस कॉस थीटा आ जाता, बट थीटा से पहले अगर मान लो साइन 2 थीटा लिखा है तो वो जो 2 की वैल्यू वो भी नीचे आ जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ओमेगा है वो नीचे आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है, ये आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, अगर क्लास 12 में आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे लिमिट दी हुई गाइस, तो यहाँ पे आप लोग की लिमिट आ गई, इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट। यहाँ पे करा क्या जाएगा, पहले एक बार जो डेरिवेटिव था वहां पे अपर लिमिट पुट करी जाएगी, फिर माइनस लगाया जाएगा, फिर ये पूरी वैल्यू में जहां पे डेरिवेटिव था वहां पे आप लोग को 0 मतलब कि लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो आइए कर लेते हैं। तो ये जो ओमेगा है बेसिकली इसको बाहर ले ले, तो ले लिया हम लोगों ने। अंदर वैल्यू क्या बची होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी बची होगी। तो एक बार मैं टी यहां पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, फिर आएगा माइनस जो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का माइनस है, फिर ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और फिर एक बार यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करी जाएगी तो ये पूरा cos 0 हो जाएगा, क्योंकि t पे रखे हो तो ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा। और आप जानते हो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई है। अब यहाँ पे ना थोड़ा खेल करा जाएगा, यही आप लोग को छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जो यहाँ पे आपको ओमेगा दिख रहा है ना, इस पे आप लोग को 2 पाई बाई टी रख देना। तो जैसे आप लोगों ने 2 पाई बाई टी यहाँ पे रखेगा इस, और आप देखो तो t से t यहाँ से उड़ जाएगा, वैल्यू बचेगी सिर्फ माइनस कॉस 2 पाई, और प्लस 1 तो था ही पहले से, और सिंपली cos 2 पाई क्या होता है, प्लस 1 होता है, लेकिन वो माइनस सामने इसलिए माइनस 1 हो जाएगा, वो प्लस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 मतलब एट द एंड अंदर वाली वैल्यू तो 0 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 0 इंटू ये पूरी वैल्यू मिला के एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए 0 शो करेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया था, जो फुल साइकिल है वो हम लोग ले रहे थे कैसे, तो वो जो फुल साइकिल था वो था कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो फुल साइकिल के लिए जो करंट की वैल्यू आ रही थी गाइस, वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी कुछ इस तरीके से, एक पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है गाइस। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ 0 से लेकर टाइम t तक के आप लोग को फुल साइकिल देखने को मिल रहा था। हाफ साइकिल क्या होता है, हाफ साइकिल मतलब ये आधा, बस आधा। अब ये आधा मतलब क्या होगा, पक्का ये t/2 में होगा। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है गाइस, उसमें बस चेंजेस ये लाना है कि 0 से t के लिए इंटीग्रेट कर देना, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने 0 से t के लिए करे थे, तो यहाँ पे बस तुम लोग को 0 से t/2 के लिए सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा सब कुछ सेम टू सेम है। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिए थे 1/t इंटीग्रेशन ऑफ i dt, वहां पे t जो नीचे था उसको t/2 कर देना और 0 से लेकर t/2 यहां कर देना। बेसिकली करना क्या है, करंट की वैल्यू यहां पुट करना था, i max sin ओमेगा t वो पुट कर दिए dt, और सेम टू सेम वही करते हुए चलना है। देखो ये जो t/2 था ये 2/t हो गया, तो बेसिक मैथ्स है। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको बाहर ले लेंगे, i max बाहर आ गया, sin ओमेगा t की वैल्यू को हम लोग माइनस कॉस ओमेगा t कर देंगे और ओमेगा नीचे आ जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये हो गई, एक बार आपको अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो आप लोग की वैल्यू में लोअर लिमिट में ये वाली वैल्यू 0 मिल जाएगी और ये वाली वैल्यू में आएगा माइनस कॉस ओमेगा t/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि याद है वहां पे भी हमने क्या करे थे, ओमेगा की वैल्यू पे 2 पाई बाई टी रखे थे, यहाँ पे भी 2 पाई बाई टी रख दिए, t से t उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो वैल्यू यहाँ कितनी बची, माइनस ऑफ कॉस पाई बस बची है, और बाहर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना गाइस। देखो ओमेगा से इंटू हुआ इसलिए ये हुआ, तो इसकी जो वैल्यू बची वो कितनी बची होगी, 2i max अपॉन t ओमेगा, बाहर वाली वैल्यू वैसी की वैसी है। अंदर में अगर आप देखो तो cos पाई जो होता है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 2 हो गया। अब यहीं पे ना सिर्फ खेल है, वहां पे ना इसके बाद 0 हो गया था और खेल खत्म हो गया था। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है गाइस आपको, इस ओमेगा पे आप लोग को 2 पाई बाई टी रख देना है,
टी से टी यहाँ उड़ा देना, 2 से 2 यहाँ उड़ा देना, तो आई एवरेज की जो वैल्यू बचेगी आप लोग की 2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स अपॉन पाई, और 2 बाय पाई होता है आप लोग का 0.63 आई मैक्सिमम, तो इसे कहते हैं एवरेज करंट की वैल्यू। आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर है। तो याद रखना है एवरेज करंट की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 0.63 आई मैक्सिमम होती है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर है, इससे ज्यादा तुम लोग को इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या? करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हम लोग IRMS करंट भी कहते हैं। तो IRMS करंट क्या होता है जानते हैं? एक बार जो मैं डेफिनेशन पढ़ने वाला हूं ध्यान से उसको सुनना, तो आप लोग को चीजें क्लियर हो पाएगी। It is defined as that value of alternating current which would generate same amount of heat that is generated by DC source. आई होप क्लियर हुआ। तो दैट इज कॉल्ड एज आप लोग का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट, या इसको हम लोग वर्चुअल करंट भी कहते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करो डेफिनेशन में, तो आप लोग को ये लिखा है कि वही वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की जो कि सेम अमाउंट का आप लोग को हीट जनरेट कर रहा है, जैसे डीसी में करा करता था, तो सेम अमाउंट की हीट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो डेरिवेशन है वो हीट के फॉर्मूले से शुरू होगा, बस ये याद रखो, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। आपको स्मॉल अमाउंट की हीट लेना है जो कि एक dt टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली dH लगा देना पड़ेगा और dt रख देना पड़ेगा, तो ये फॉर्म ऐसा बन जाएगा dH विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। अब आप लोगों को क्या करना है? बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे 0 से कैपिटल H के लिए आप लोग कर दोगे, यहाँ पे जो आप करोगे 0 से लेकर टोटल टाइम t के लिए करोगे आप लोग इंटीग्रेट। जैसे आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो जो dH की वैल्यू वो H बन जाएगा, 0 से t आई स्क्वायर आर dt हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है आई मैक्स साइन ओमेगा t, उसको आप लोग को पुट करना है। जैसे आप लोग पुट करोगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। याद रखना वहां पे आई का स्क्वायर था, इसलिए पूरी वैल्यू स्क्वायर में आप लोग को देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो जिसका डेरिवेटिव है वही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। तो बाहर आने के लिए r बाहर आ जाएगा और आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा dt। अगर मैं बात करता हूं इसको इंटीग्रेट करने की, तो बेसिक मैथ्स में आप जानते होंगे साइन स्क्वायर ओमेगा t जो है वो इंटीग्रेट नहीं होता है, उसको रिप्लेस करके हम लोग को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एक एक्सप्रेशन होता है, उसको आप लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, मैंडेटरी, बिकॉज वो सॉल्व ही नहीं होगा वरना। तो वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रहा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोगों ने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 से रिप्लेस कर दी। जैसे आप उसको रिप्लेस कर दोगे तो 2 को आप लोग को बेसिकली बाहर ले लेना है। जैसे आपने 2 को बाहर लिए तो बाहर की वैल्यू इतनी हो गई। इंटीग्रेशन से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर dt से इंटीग्रेट होगा। तो मैं कह सकता हूं एक बार 1 को इंटीग्रेट करना है, एक बार कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना। तो अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो वो ऑब्वियस सी बात है dt के रिस्पेक्ट में एट दी एंड तो वो 0 से t में इंटीग्रेट होकर t ही हो जाएगा। उसमें कुछ आप लोग को इतना नहीं बताना। देखो घूम फिर के ना, देखो देखो ध्यान दो, ये वैल्यू t हुई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0, एट दी एंड वो t ही आया। तो ये इतना बाहर के लिए कंफ्यूज मत हो। अंदर वाला जो है ना cos ओमेगा t जिसका इंटीग्रेशन हुआ, इस पे ध्यान दो। cos 2 ओमेगा t की जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग जानते हो sin 2 ओमेगा t आ जाएगा, और t के सामने जो टर्म दी है वो नीचे आ जाएंगे, मतलब 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक बार अपर लिमिट पुट करे, फिर माइनस लगाए, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करें। तो मैं देख रहा हूं कि ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो रही है, बिकॉज साइन 0 0 होता है, अपॉन में जो भी हो वो सब खत्म हो जाएगा। या अगर आप चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मैंने वैल्यू कुछ इस तरीके से ले लिया, 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 0 अपॉन 2 ओमेगा। अगर आप अच्छे से देखो तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है याद करना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अरे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती है। और आप जानते हो 2 इंटू 2 4 हो जाता है, और 4 पाई आपका 0 होता है। तो 0 माइनस 0 अपॉन 2 ओमेगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पूरी टर्म ही आपकी 0 हो रही है, वैल्यू सिर्फ बच रही है। तो ये जो बाहर का टी है ये बचा है, और बाकी ये वैल्यू आप लोग की बची है। तो मैं कह सकता हूं हीट के फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू बच गई आपकी, आई नॉट का स्क्वायर आर टी अपॉन 2। अब ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन की बात करे थे, ये था टोटल हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ जो आपकी आई। दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे तुम लोग दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बचेगी कुछ इतनी, आई स्क्वायर आर टी आई नॉट का स्क्वायर आर टी अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो आर टी से आर टी का तो खेल खत्म हो चुका है। आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट लगाना है। ये वैल्यू आप लोग की आई हो जाएगी, ये वैल्यू आप लोग की आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं IRMS which is equal to I naught upon under root 2, that is the RMS value of current। याद रखना मैक्सिमम करंट अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू के थ्रू ही आप लोग RMS की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना। ये मैं कह सकता हूं कि RMS करंट जो है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट होता है, या फिर आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हो।
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यार करंट का आरएमएस की वैल्यू है, तो करंट का वोल्टेज और ईएमएफ भी होता है, तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू के आरएमएस करंट के एक्सप्रेशंस आप लोग को यहाँ पे गिवन है, तो आप लोग इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का फेसर या फेसर डायग्राम। तो आखिर ये फेसर या फेसर डायग्राम क्या है, क्या ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, क्योंकि इसके बाद जो 4 डेरिवेशंस आने वाले हैं उसमें आपको फेसर डायग्राम बनाना पड़ेगा और पहले समझना पड़ेगा कि फेसर डायग्राम है क्या। तो फेसर डायग्राम बेसिकली इसलिए पढ़, तो फेसर डायग्राम ने बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को समझाते हैं। किस तरीके से समझाते हैं? ग्राफ के थ्रू। उस ग्राफ में आपको ये बताया जाता है कि करंट और वोल्टेज क्या साथ साथ में चल रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे, तो उसके पूरे रिलेशनशिप को समझाने का काम फेसर डायग्राम आप लोग के लिए करता है। तो वही लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज बाय द रोटेटिंग वेक्टर। मतलब क्या उन दोनों के बीच में कोई एंगल है, क्या 0 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्या है क्या नहीं है, तो उन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बेसिक सा आप लोग डायग्राम याद रखें फेसर डायग्राम को, जो आप लोग को यहाँ पे बना हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये बताया जा रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ना तो करंट की वैल्यू कम है ना तो वोल्टेज की वैल्यू कम है। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, करंट की वैल्यू तो कम दिख रही है, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा दिख रही है। तो एक चीज समझो, ये ना इस डायग्राम में करंट और वोल्टेज साथ साथ में दोनों वैल्यू सेम है। तो आप बोलोगे कैसे सेम है, तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो V की वैल्यू क्या I के बराबर है? नहीं, I R के बराबर है। इस वजह से वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा आप लोग को ऊंचा बनाना रहता है और करंट की वैल्यू को थोड़ा नीचे बनाना रहता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। आगे पीछे कैसे होगा? अगर करंट यहां से शुरू होता या यहां से शुरू होता तो इस तरीके से, अगर साथ साथ में चल रहे, देखो 0 से शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम पे गया 90 पे, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर 0 हो गया, तो ये साथ साथ चलना कहलाता है। क्लियर है गाइस? तो अब जानते हैं अगले टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हमने करना ये है कि बेसिकली ना हम लोग को रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना है एसी सोर्स से। हम लोग को करना ये बेसिकली कि हम लोग को ना एक वोल्टेज प्रोवाइड करना है। उस वोल्टेज को प्रोवाइड करने के बाद उस सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है उन दोनों को कंपेयर करना, मतलब V की वैल्यू को जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी उससे कंपेयर करना है और ये चेक करना है जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं क्या उतना ही करंट हमको देखने को मिल रहा है, क्या किसी भी टाइप का फेज डिफरेंस है वहां पे। क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़े होंगे साइन ओमेगा टी के बाद जो भी टर्म आप लोग को एक्स्ट्रा में गिवन रहेगी वो फेज की वैल्यू है। तो आपको हमेशा यही चेक करना रहता है कि इतना वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद जो करंट का एक्सप्रेशन आता है उसमें ओमेगा टी के बाद कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही तो 0, मतलब फेज डिफरेंस 0। अगर आ रही है मान लो -π/2 लिखी है तो आप समझ जाना फेज डिफरेंस π/2 का है। इस तरीके से तो जैसे आप देख रहे हो कि अभी हम लोग निकाल रहे हैं रेजिस्टर के लिए, तो रेजिस्टर के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड करे V विच इज इक्वल टू Vmax sin ओमेगा टी। V0 भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पता करना है कि इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने में कितना करंट मिल रहा है। अब करंट कैसे पता किया जा सकता है? रेजिस्टर में आप जानते हो ओम्स लॉ का मदद ले सकते हैं IR, और क्या हम लोग इसको यूज करके काम कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। तो V की वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो Vmax sin ओमेगा टी IR हो जाएगा, और ये जो R की वैल्यू उसको अपॉन में ले लेना, तो I विच इज इक्वल टू Vmax अपॉन R sin ओमेगा टी हो जाएगा। आप लोग एक बात बताओ, ओम्स लॉ क्या होता है? क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है I विच इज इक्वल टू V/R? अगर मैक्सिमम करंट होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, तो मैं कह सकता हूँ Vmax अपॉन R की जो वैल्यू उसको रिप्लेस करके Imax या I0 लिख सकता हूँ मैं। तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हो, तो उसी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया और मेरे पास करंट की वैल्यू इतनी मिल गई। मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया था कितना? Vmax sin ओमेगा टी। करंट कितना मिला? Imax sin ओमेगा टी। क्या ओमेगा टी के बाद कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट की वैल्यू साथ साथ आपको देखने को मिलती है। मतलब ये कि ना तो यहाँ पे वोल्टेज आगे है, ना तो करंट पीछे, ना तो करंट आगे, ना तो वोल्टेज पीछे, दोनों वैल्यू साथ साथ है। साथ मतलब 7 नहीं, मतलब साथ मतलब एक साथ। तो जैसे आप देख रहे होंगे करंट और वोल्टेज की वैल्यू आप लोग को साथ साथ देखने को मिल रही है। इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 है। इधर पे आप लोग को दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, फिर 0 है, फिर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, फिर 0 है। आई होप क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो आप जानते हो इंडक्टर से अगर हम लोग कनेक्ट करें और हम लोग यहाँ पे Vmax sin ओमेगा टी का वोल्टेज प्रोवाइड करें तो कितना करंट मिलेगा ये तो पता करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो इंडक्टर में भी एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया लेट से VL से, और यहाँ से V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो। किरचॉफ्स लॉ का मदद ले लो, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि सर्किट के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर होता है। तो आप लोग को एक लूप ले लेना, लेट से ये वाला लूप ले लिए, तो वैल्यू क्या बन जाएंगी किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग? डेल V विच इज इक्वल टू 0, V माइनस VL विच इज इक्वल टू 0। क्या आई? डेल V की जो वैल्यू आई आप लोग की V माइनस VL, और VL को उधर भेज दिया, V विच इज इक्वल टू VL। अरे माइनस था ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ V की वैल्यू आप लोग के VL के बराबर आई है। आप लोग बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल आई है। इसमें हम लोग को यहाँ पे V की वैल्यू पुट करना है, यहाँ VL की वैल्यू, और आगे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आप जानते हो कि ये V कौन सा होगा जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, Vmax sin ओमेगा टी। यहाँ पे VL कौन सा होगा? VL आपका होगा, चैप्टर 6 में पढ़े होंगे, जो वोल्टेज आप लोग को देखने को मिलता था या EMF देखने को मिलता था एक इंडक्टर के थ्रू, वो होता था कुछ इतना LdI/dt। तो यहाँ पे आप लोगों ने LdI/dt पुट करें
और यहाँ पे वी मैक्स साइन ओमेगा टी पुट करें तो वैल्यू क्या होगी गाइस, तो वैल्यू हुई आप लोग की वी मैक्स साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। डी टी को मैंने उस तरफ कर दिया तो वैल्यू बनी एल डी आई विच इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ में आपको डेरिवेटिव दिख रहे हैं, बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आप जानते हो कि इंटीग्रेट किसका होगा, डी आई का बस होगा, तो एल बाहर डी आएगा, सिंपली आई हो जाएगा। इस तरह में देखो वी मैक्स बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और टी के पहले ओमेगा लिखा हुआ है तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो वैल्यू कुछ इस तरीके की आप लोग की बन जाएगी। इसमें अगर आप लोग देखो तो आपको करंट की वैल्यू निकालना है, इस वजह से जो एल है उसको नीचे भेज दो तो वी मैक्स अपॉन एल हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। इसमें जो ओमेगा है और माइनस है दोनों को बाहर ले लो, तो दोनों को बाहर ले लेंगे तो वैल्यू बन गई वी मैक्स अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप लोग एक बात बताएं, हम करंट के एक्सप्रेशन को जानते हैं साइन फंक्शन पे, तो हमें ना इतना वोल्टेज प्रोवाइड करना रहता था और हम ये चेक करते थे कि साइन ओमेगा टी के बाद क्या लिखा है। अब यहाँ पे तो कॉस लिख दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन फंक्शन में, सो दैट हम इजी वे में समझ सके ना। तो हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे जो कॉस ओमेगा टी दिख रहा है इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। मैथ्स में एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है कि कॉस थीटा विच इज इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, और एक दूसरा एक्सप्रेशन होता है cos थीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे दो एक्सप्रेशन एक जैसे, मतलब cos थीटा की जगह पे प्लस वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, माइनस वाली भी। यहाँ पे कौन सी यूज करना है, यहाँ पे है इंडक्टर, और इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने ही करंट को अपोज करने का कोशिश करता था। याद करो चैप्टर 6 में पढ़े थे, अपोज करने की कोशिश कर रहा है मतलब करंट को पक्का कम कर रहा होगा, तो इस वजह से हम लोग माइनस वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ cos ओमेगा टी की जगह पे मैंने यूज किया साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और 90 को पाई बाय 2 भी लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से हो गया। अब आप जानते हो कि हमें ओमेगा के फॉर्म में चाहिए, हम क्या करेंगे, ओमेगा को पहले लाएंगे, पाई बाय 2 को बाद में ले जाएंगे। तो इसलिए ना जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ओमेगा टी सामने आ जाएगा, पाई बाय 2 बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ओमेगा टी सामने आ गया, माइनस ऑफ पाई बाय 2 हो गया। आप बोलोगे भैया ये प्लस कैसे हो गया, प्लस ऐसे हो गया दोस्तों कि अगर आप साइन में यहाँ पे माइनस थीटा लिखोगे तो वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आप देख रहे हो यहाँ पहले से माइनस था, मैंने यहाँ कॉमन माइनस निकाला तो वैल्यू कितनी हुई, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे याद रखना एक छोटा सा आप लोग को मतलब कॉन्सेप्ट है कि जो एल ओमेगा है बेसिकली इसको कहा जाता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। रिएक्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है इंडक्टर के थ्रू वो है आप लोग का एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा। तो इस वजह से मैं एल ओमेगा को रिप्लेस करके एक्सएल लिख दूंगा, तो यहाँ पे एक्सएल आ जाएगा। आप लोग जानते हो कि ओम्स लॉ क्या कहता था, अगर आई मैक्स है तो उसकी वैल्यू होती थी वी मैक्स अपॉन आर, नीचे वाला क्या होता था आर होता था। यहाँ पे चेक करो वी मैक्स अपॉन एक्सएल दिया, और एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू को मैं आई मैक्सिमम से रिप्लेस कर सकता हूं, तो आई मैक्सिमम हो गया। तो हमारा एक्सप्रेशन मिला करंट विच इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो मैं ये कह सकता हूं इतना वोल्टेज प्रोवाइड करने पे इतना करंट मिल रहा है। अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड में चेक करूं तो ओमेगा टी के बाद कुछ लिखा है, नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है, हाँ जी लिखा है, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों बराबर नहीं आए, माइनस पाई बाय 2 का यहाँ पे फेज डिफरेंस आया है, और माइनस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आया। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से माइनस पाई बाय 2 पीछे है। इसका फेज डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो देखो वोल्टेज के लिए तो सेम साइन फंक्शन पे बनेगा, लेकिन करंट के लिए माइनस पाई बाय 2 से वैल्यू आप लोग की यहां से चालू होगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का ग्राफ बनता है। एक और एक्सप्रेशन से आप लोग इसको समझा सकते हो कि ये रहा हमारा मतलब VL की वैल्यू, ये रहा करंट की वैल्यू, तो करंट और VL दोनों के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पे फेज डिफरेंस। वही चीज लिखी हुई है कि वी कैन सी दैट करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। आई होप क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट कंटेन ओनली कैपेसिटर। मतलब हम लोगों ने कैपेसिटर लिए और उसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दी। मतलब ये कि अगर हम लोग यहाँ पे वी मैक्स साइन ओमेगा टी यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं तो कितना करंट मिलता है ये चेक करेंगे। रेजिस्टर में देखे थे दोनों की वैल्यू सेम थी, इंडक्टर में देखे थे कि करंट की वैल्यू पाई बाय 2 पीछे थी। यहाँ चेक करेंगे कि करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो हम लोग यहाँ वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो होता है वीसी। तो अगर मैं यहाँ डेल वी विच इज इक्वल टू 0 लूं तो वैल्यू क्या बनेगी, v माइनस ऑफ वीसी विच इज इक्वल टू 0। वही मैंने यहाँ पे किरचॉफ लॉ की मदद लिया। आप जानते होंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे q विच इज इक्वल टू cv होता है और v की वैल्यू होती है q बाय c। तो देखो v की वैल्यू यहाँ पे q बाय c पुट कर दी गई, तो q बाय c को उधर करा तो v विच इज इक्वल टू q बाय c हो गया। और आप जानते हो v क्या होता है, v होता है दोस्तों v मैक्स साइन ओमेगा। मैंने बेसिकली यहाँ पे v मैक्स साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू q बाय c पुट किया
सी को उस तरफ कर दिया तो क्यू की वैल्यू बन गई सी वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू मुझे मिल गई। हमें तो करंट चाहिए था कि इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने में कितना करंट है। अब यार इस चार्ज की वैल्यू को करंट कैसे बना सकते? तो बेसिकली हम लोग को यूज करना पड़ेगा करंट का एक्सप्रेशन, और स्पेशली कौन सा करंट का एक्सप्रेशन? इंस्टेंटेनियस करंट का, मतलब I विच इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो ये जो क्यू की वैल्यू इसको यहाँ पुट कर देना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। तो ये चार्ज मिल गया हमको। करंट की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू बाय डी टी। चार्ज की वैल्यू ये रही आप लोग की जो हम लोगों ने अभी यहाँ निकाले थे, सी वी मैक्स साइन ओमेगा टी, जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है सिर्फ वो अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर, तो सी वी मैक्स बाहर हो जाएंगे। डेरिवेशन में आप लोग डिफरेंशिएशन जो करोगे वो सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी का करोगे। साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा प्लस ऑफ कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन रहता तो माइनस होता, कंफ्यूज मत होना। और इंटीग्रेशन में जो थीटा के पहले लिखा रहता वो नीचे आ जाता, डिफरेंशिएशन में बाद में आता है, ठीक है ना। आई होप तुम लोग को पता हो यार, और होप से तुमको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर दिया, ओमेगा को थोड़ा सामने लिख दिया, तो वी मैक्स सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे सी ओमेगा दिख रहा है गाइस, तो याद रखना कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलता है उसको कहते हैं एक्सी, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पे सी ओमेगा दिख रहा है या ओमेगा सी दिख रहा है? ओमेगा सी की जो वैल्यू है आप लोग की वो होगी 1/एक्सी। तो बेसिकली सी ओमेगा को रिप्लेस करके 1/एक्सी कर दिया जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी? वी मैक्स अपॉन एक्सी कॉस ओमेगा टी। अब आप जानते हो कि करंट को हम लोग को यहाँ पे साइन के फॉर्म में रखना है, तो मैं कॉस की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन थे, एक था साइन 90 प्लस थीटा, एक था साइन 90 माइनस थीटा। दोनों में से आप लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? इंडक्टर में आपने माइनस वाला किए थे, बिकॉज वहां पे करंट को वो अपोज करता था। ये कैपेसिटर है, ये चार्जेस का फ्लो बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब करंट भी ऑब्वियसली बातें बढ़ता होगा। तो इसमें हम लोग जो फॉर्म यूज करेंगे वो करेंगे कौन सा? साइन 90 प्लस थीटा, और 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं। तो वही चीज आप लोग की लिखी हुई है यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो इसको मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? आई मैक्स से कर सकता हूँ ना। आई मैक्स विच इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और एक्सी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है, तो इसको रिप्लेस करके आई मैक्स रख दिया गया, तो करंट की वैल्यू ये बन गई। मैं ये कह सकता हूँ कि इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने पे इतना करंट मिला। अगर हम फेज डिफरेंस चेक करें तो यहाँ पे ओमेगा टी के बाद प्लस π/2 देखने को मिला। इसका मतलब क्या? जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके कंपैरिजन में करंट जो है π/2 आगे चल रहा है, प्लस है इसी वजह से। तो फेज डिफरेंस में आप लोग को डायग्राम ऐसा बना देना है। ये रहा आप लोग का वोल्टेज का डायग्राम। ये बेसिक वही बनेगा जो साइन का फंक्शन बनता है, बट जो करंट की वैल्यू है वो π/2 प्लस में आपको देखने को मिलने वाली शुरुआत यहां से होगी। और जो इसका फेसर डायग्राम बनेगा वो बनेगा आई इस तरीके से और वी सी इस तरीके से। आप लोग को याद होगा इंडक्टर में हम लोगों ने ऊपर की तरफ बनाए थे, वो ऐसा इसलिए बनाए थे क्योंकि वीएल वहां डोमिनेट कर रहा था, करंट पीछे था। यहाँ पे करंट डोमिनेट कर रहा है, वीसी पीछे है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से आप लोग के तीनों डेरिवेशन समाप्त होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से π/2 के कंपैरिजन में। इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है गाइस, वो है आप लोग का एलसीआर सर्किट में आप लोग अगर एसी सोर्स प्रोवाइड करो तो क्या होगा। एलसीआर सर्किट क्या होता है? जो अभी आप लोगों ने तीनों टॉपिक पढ़े, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इन तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करके एसी सोर्स प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा ये जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी डेरिवेशन है, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए, और तीनों को हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो ये एक एलसीआर सर्किट कहलाता है गाइस। हमको पता करना है कि यहाँ पे वी मैक्स साइन ओमेगा टी मतलब इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने में कितना करंट देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वही सब जैसे वहां करते थे। बट इसमें ना तरीका सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करेंगे, अब आप सब लोग जानते हो कि इंडक्टर में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता था, VL और I के बीच में। कैपेसिटर में इस तरीके से बनता था, VC और I के बीच में। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई गैप नहीं था, इसलिए करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं इन तीनों रोटेटिंग वेक्टर वाले ग्राफ की वैल्यू को लेकर मैं ये वाला डायग्राम बना सकता हूं, आप बोलोगे हाँ बना सकते हो। देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा इंडक्टर का, ये रहा कैपेसिटर का, और ये रहा रेजिस्टर का। जहां तक के रेजिस्टर की वैल्यू मान लो उसको आप लोग मार्क कर। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, एक VR की वैल्यू इस तरफ है, एक VC की वैल्यू इधर है, एक VL की वैल्यू इधर है। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई रिजल्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी एक एंगल फाई में। अब वो फाई क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, कौन सा फेज डिफरेंस है, क्या है वो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट आप लोग का वेक्टर बना दिया। अब मैंने क्या किया, बेसिकली जितना आप लोग का VC है इसकी वैल्यू को मेजर किया और VL में से उसको माइनस करा दिया। तो ये जो वैल्यू मिली आप लोग की, ये मिली VL माइनस VC। अब मुझे एक बेसिक मैथ्स बना, अगर ये VL माइनस VC है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे भी जो वैल्यू मिल रही होगी वो भी VL माइनस VC होगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने मार्क करे VR पे मार्क करे, तो ध्यान से देखना, एक मार्क यहाँ किया गया, एक मार्क यहाँ किया गया, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया गया। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसका नाम दिया गया A,
इसको B और इसको C, तो एक ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरीके से। हमको क्या निकालना है एट द एंड? V की वैल्यू निकालना है, क्या होने वाली है रिजल्टेंट V की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस की मदद ले लूंगा इसमें अगर देखो तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और इस डायग्राम में आप शायद जानते होंगे VL की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू VC के, हमेशा याद रखना। और हम लोग इस वाले स्पेसिफिक ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाने वाले, तो पाइथागोरस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर विच इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो हमारा फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट लगा दूं तो V विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे VR दिख रहा है गाइस, तो ये जो VR है ये क्या था, रेजिस्टर था। रेजिस्टर का V की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R होती है। ये क्या है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ के जैसा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, IR, R मतलब रेजिस्टेंस होता है ना, तो इंडक्टर के लिए I इंटू XL हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है XL। VC क्या होता है गाइस, IR, R, अब यहाँ पे R क्या है कैपेसिटर में, वो है XC, इसलिए VC की वैल्यू यहाँ पे IXC बनी है। तो ये तीनों चारों एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट करा तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, इन सभी जगह से मैंने आई कॉमन निकाल लिया, वो आई स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से भी बाहर निकाल लिया तो सिंपली आई बच गया। तो अंदर क्या बचा, आर का स्क्वायर, और यहां से बाहर निकलेगा तो सिर्फ XL माइनस XC का होल स्क्वायर बचा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो रिजल्टेंट आप लोग का वोल्टेज की वैल्यू कुछ नहीं है। अब यहां से मुझे करंट निकालना है, तो क्या पता करना पड़ेगा कि LCR सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू को इसके अपॉन में लाना पड़ेगा, तो करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसमें भी मैं बेसिकली यार मैक्सिमम करंट के लिए अगर निकालूं, जो V है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा Vmax से, और जो करंट है उसको रिप्लेस कर दूंगा Imax से, तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम के लिए इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, ओम्स लॉ क्या कहता था, I विच इज इक्वल टू V बाय R। मैं कह सकता हूँ ये नीचे वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए R होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ LCR सर्किट के लिए ये पूरी वैल्यू रेजिस्टेंस ही है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया इंपीडेंस, और इंपीडेंस की वैल्यू Z के बराबर होती है। ये आप लोग को पीछे देखने को मिलेगा। तो ये रहा आप लोग का इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैंने उसको वहां से रिप्लेस कर दिया और मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल गई Vmax अपॉन Z। तो याद रखना ये करंट का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोग के काम आएगा। इसके अलावा आप लोग को याद है कि रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू पे एक फाई आपको आ रहा था, ये फाई क्या था, तो इसको भी हम लोग इसी ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। tan फाई की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूं मैं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है गाइस, वो है VL माइनस VC। VL की वैल्यू क्या है IXL, VC की वैल्यू क्या है IXC अपॉन VR, और VR की वैल्यू क्या है IR है। ऊपर से I कॉमन निकालो और नीचे वाले I को उड़ा दो, तो जो एक्सप्रेशन है आप लोग का बनेगा tan फाई विच इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। और tan की वैल्यू को उधर भेज दोगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन थोड़ा सा आप लोग का डिफरेंट है, जो अभी थोड़ी देर पहले 3 डेरिवेशन करे थे उससे, बट ये काफी ज्यादा ईजी है। अच्छे से इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सिर्फ पाइथागोरस की मदद से इसको निकाला गया है। V की वैल्यू डिफरेंट की पुट करी गई है और बेसिक मैथ सॉल्व करते हुए यहां तक की वैल्यू ला दी गई। तो फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, Vmax की वैल्यू इस तरीके से। आप जानते हो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सब कुछ एक साथ है। इसकी वैल्यू यहां से शुरू हुई, फिर थोड़ी इंक्रीज हुई, फिर यहां से π/2 से होते हुए गुजर रही है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों तीनों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता क्या है, तो बेसिकली रेजोनेंस में एक ऐसी कंडीशन है जो कि LCR सर्किट में आप लोग को देखने को मिलती है। तो आइए एक बार पढ़ लेते क्या है। इन द LCR सर्किट व्हेन द फेज phi between current and the voltage is zero, then the circuit is said to be resonant circuit। और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो रेजोनेंट सर्किट एक ऐसे टाइप का सर्किट होता है जिसमें कि XL माइनस XC की वैल्यू 0 होती है, या मैं कह सकता हूं XC की वैल्यू XL के बराबर होती है। तब आप लोग को रेजोनेंट कंडीशन देखने को मिलेगी LCR सर्किट। आप बोलोगे भैया ये क्या मजाक है, अरे कुछ नहीं है भाई, देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमारा LCR सर्किट का है। रेजोनेंट कंडीशन ये कह रही है कि ये वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू को 0 कर दो, तो ये कंडीशन रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन बन जाएगी और कुछ भी नहीं। अभी हम लोगों ने कहा है कि रेजोनेंस कंडीशन पे XC की वैल्यू XL के बराबर होती है। रेजोनेंस की स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे। तो इसी को यूज करते हम लोग 2-3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। XC की वैल्यू होती है 1/ωc, XL की वैल्यू होती है ωL। ओमेगा को उधर भेज दिया, L को नीचे भेज दिया, तो ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/LC। बोथ साइड मैंने अंडर रूट लगाया, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/√LC। इस वैल्यू को कहते हैं एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो ओमेगा की जो वैल्यू है या फिर 2πf भी लिख सकते हैं,
जिससे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाली जा सके। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई एफ रखा, 2 पाई को नीचे भेजा तो एफ की वैल्यू बन गई मेरी 1/2 पाई अंडर रूट LC, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आप लोग को जरूर आ सकते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन। अब कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यार रेजोनेटिंग कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसे देखने को मिलती है। तो याद रखना है यहाँ पे इंपेडेंस क्या था, मतलब इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस क्या था बेसिकली LCR सर्किट में, Z था, Z की वैल्यू क्या थी अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब LCR सर्किट में इंपीडेंस इतना होता है, मतलब रेजिस्टेंस इतना होता है, तो रेजोनेटिंग कंडीशन कहती है कि XL माइनस XC 0 हो जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी R का स्क्वायर प्लस 0। मैं कह सकता हूँ Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली मोटे मोटे तौर पे नीचे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाती होगी रेजोनेटिंग सर्किट में, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जा रही है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस है जिसको इंपीडेंस कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू लोअर डाउन हो रही है तो हमें उस टाइम पे मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। तो यही हमेशा याद रखना कि रेजोनेटिंग कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम रहती है, उस वक्त आप लोग को मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है रेजोनेटिंग कंडीशन में LCR सर्किट के अंदर। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्वालिटी फैक्टर है, जिसको हम लोग Q फैक्टर भी कहते हैं। ये होता क्या, तो बेसिकली जब भी LCR सर्किट के रेजोनेंस की शार्पनेस को मेजर करना है तब हम लोग क्वालिटी फैक्टर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम लोग VL से लिखते हैं, या फिर कैपेसिटर की बात किया है तो उसको हम लोग VC से लिखते हैं। तो ये VL और VC दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। VL के हिसाब से इसकी वैल्यू बनेगी ओमेगा L अपॉन R और VC के हिसाब से बनेगी 1/ωc इंटू R। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एवरेज पावर एसोसिएटेड इन AC, मतलब कि एवरेज पावर की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में क्या है। मैं जानता हूँ चैप्टर बोरिंग सा हो गया, बट यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। आई नो इसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट जो है सो है, अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब छोड़ के तो नहीं जा सकते ना भाई। अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चैप्टर एंड हो गया है, बस ज्यादा परेशान ना हो। तो हम लोग को एवरेज पावर की वैल्यू निकालना है। एवरेज पावर की वैल्यू निकालना है तो पावर की मदद लेना पड़ेगा। पावर होता क्या है, डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब dW/dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अगला पावर का एक और फॉर्म होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वो क्या होता है, P विच इज इक्वल टू VI। तो मैंने दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दिया। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। dt को मैंने उधर लेके चला गया तो मेरे पास स्मॉल चेंजिंग इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम की वैल्यू मिल गई। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वर्क की वैल्यू निकल जाएगी। आप लोग बोलोगे हाँ जी निकल जाएगी। तो बेसिकली मुझे टोटल वर्क की वैल्यू ही निकालना है। जब मेरे पास टोटल वर्क की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज पावर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ऐसा है सीन। तो अब आइए जानते हैं कि यार इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या सीन बनेगा। तो इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दिए, इस तरफ भी, बोथ साइड इंटीग्रेट करें दोनों इक्वेशन में, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे 0 से लेकर टोटल वर्क डन तक के, और यहाँ पे 0 से लेकर टोटल टाइम के लिए, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे V और I दिख रहा है, तो ये V और I जो है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट रहने वाला है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V0 sin ωt, करंट होता है V0 sin ωt। या मैक्सिमम भी लगा सकते हो, V0 की जगह पे Vmax भी लिखा जा सकता है और Imax की जगह पे I0 भी, दोनों कोई आपकी मर्जी है यार, इसलिए मैं दोनों को समझाते हुए चल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। अब आप बोलोगे भैया करंट की वैल्यू तो आपने बोले कि I0 sin ωt होती है, तो ये ωt प्लस फाई क्या लगा दिया गया। तो देखो इतना वोल्टेज प्रोवाइड करने में जरूरी नहीं है कि साइन ωt की ही वैल्यू मिले। अब वो तो डिपेंड करता है डिवाइस पे। रेजिस्टर रहता तो ωt हो जाता, इंडक्टर रहता तो ωt माइनस π/2 हो जाता, कैपेसिटर रहता तो ωt प्लस π/2 हो जाता। इस वजह से मैंने प्लस पाई यहाँ पे लिखा हूं। ये फाई बेसिकली फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा है कि अगर गलती से कोई ऐसा डिवाइस आता है जिसकी कोई फेज डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो एक आइडल पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से मैंने सिंपली साइन ωt नहीं लिया, ωt प्लस फाई लिया। तो ये दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे बेसिकली पुट कर दिया। तो जैसे मैंने पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू मिली वो मिली इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t I0 sin ωt V0 sin ωt I0 sin ωt प्लस फाई dt। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वैल्यू को वैसे के वैसे रहने दो, ये वाली वैल्यू पे ध्यान दो, साइन a प्लस b, इस पे ध्यान देने की कोशिश करो। साइन a प्लस b कितना होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पे a ωt हो गया, b आप लोग का फाई हो गया। तो उसी को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लिया और ये जो वैल्यू थी ये वैसी की वैसी है। देखो I0 और V0 दोनों को मैंने बाहर ले लिया, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ साइन ωt दिख रहा है। V0 I0 बाहर है इंटीग्रेशन के, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन होने नहीं वाला तो उनको क्या रखेंगे अंदर। तो ये जो साइन ωt है इसको एक बार इधर इंटीग्रेट कर दो, इस बार एक बार, और जो साइन ωt है उसको एक बार इधर इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसको अगर इधर लेकर आओगे तो ये साइन ωt यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव हो जाएगा और dt। तो बेसिकली आप लोग को करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है एक बार dt के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में। तो वही लिख दिया मैंने, dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट। इसमें भी अगर आप अच्छे से देखो तो जो डेरिवेटिव t का है सिर्फ वही अंदर आएगा, बाकी सब बाहर। मतलब ये बाहर इस तरफ में और यहाँ पे ये बाहर इस तरफ में, बाकी सब अंदर। तो आप लोग को एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मैंने सजा के बता दिया। बाकी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था dw वो w हो चुका है, कंफ्यूज मत होना। w की वैल्यू मेरी कुछ इस तरीके से मिल गई, cos फाइव बाहर साइन फाइव बाहर, इंटीग्रेशन से इन टर्म का होगा। अब यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा लॉजिक यूज करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग को साइन ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा और a की वैल्यू ओमेगा टी। तो देखो इसकी वैल्यू को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इधर की बात करूं तो देखो प्लस ऑफ साइन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आप लोग का 2 साइन ए कॉस ए टाइप देखने को मिल रहा है, उसकी वैल्यू होती है साइन 2a, और इस 2 को मैं जैसे इसके अपॉन में ला दूं तो साइन ए कॉस ए साइन 2a अपॉन 2 हो सकता है। तो जी हाँ, तो देखो साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो मैंने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 2 इधर भी है इधर भी है, तो बोथ साइड से आप लोगों ने यहाँ से कॉमन निकाल लिए, बाहर आ गई वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि इस टर्म में एक बार आप इंटीग्रेट करोगे 1 को, एक बार इंटीग्रेट करोगे cos 2 ओमेगा टी को, इस तरफ में किसको इंटीग्रेट करोगे sin 2 ओमेगा टी को। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो ये तो एट द एंड वैल्यू t ही होने वाली, कैपिटल T। ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना। अगर चाहो तो डेरिवेशन लॉन्ग बना सकते हो इसको इंटीग्रेट करके, लेकिन आप लोग क्लास 12 से हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिक मैथ्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू एट द एंड 0 ही आएगी अगर 0 से t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिख दिया और इसकी वैल्यू को भी डायरेक्टली 0 लिख दिया। ऐसा करा जा सकता है, नंबर कोई नहीं काटेगा तुम्हारे, क्योंकि एट द एंड यही होता है, अदरवाइज ये डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी की पूरी 0, ये वैल्यू पूरी की पूरी 0, तो सिर्फ ये बचेगा, बाकी ये सारी वैल्यू 0 हो रही। देखो ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ रही, cos फाइव की वैल्यू ये रही, इसमें सिर्फ ये वैल्यू आपकी t होगी, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू इसके साथ इंटू जाएगी तो 0 हो जाएगी। एट द एंड आपकी वैल्यू जो वर्क डन बची वो बची v0 i0 अपॉन 2 इंटू t cos फाइव। ये जो w निकल के आ गया है इसको आप लोग को एवरेज पावर के फॉर्मूले पे रख देना है। w की वैल्यू जैसे यहां रखोगे अपॉन में t है तो ऊपर वाले से एक t इधर से उड़ जाएगा, वैल्यू बचेगी आप लोग की v0 i0 cos 5 अपॉन 2। 2 को मैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, तो v0 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा vrms, i0 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा irms, और ये cos 5 हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू आ गई vrms irms cos 5। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पावर की एवरेज वैल्यू है। इसमें जो cos 5 स्पेसिफिकली इसको पावर फैक्टर कहते हैं और इसको डिफाइन किया जा सकता है कोसाइन एंगल ऑफ लैग और लीड। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोगों ने ना करंट पे सिंपली साइन ओमेगा टी नहीं लिए थे, +5 भी लिए थे, इसलिए आइडल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर जो डिवाइस लगा है उसके हिसाब से समझा जा सके। तो कुछ बेसिक यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है। अगर एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसमें फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे करंट और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ cos 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी RMS IRMS। अगर सिर्फ डिवाइस में या तो इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उस टाइम पे 5 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। cos π/2 या 90 कितना होता है, 0। तो इस वजह से आप लोग देखोगे इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर की एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का जिसको कहते हैं वॉटलेस करंट। इसका दूसरा नाम भी है इडल करंट या आइडल करंट। अब ये वॉटलेस करंट होता क्या है, तो द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट दैट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। मतलब क्या, इसमें किसी भी टाइप की पावर की वैल्यू आप लोग को देखने को ही नहीं मिलती है। अगर पावर की वैल्यू देखने को नहीं मिल रही मतलब क्या होगा, यहाँ पे पक्का फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो पी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो इफ द सर्किट कंटेन इंडक्टर और कैपेसिटर ओनली देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज 90। अब जो पावर की वैल्यू आप लोग को देखने को मिलेगी 0 और उस टाइम पे जो करंट दौड़ेगा उसे वॉटलेस करंट कहा जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है। आई नो तुम इस चैप्टर में पक चुके हो, बोर हो चुके हो, बट यार समझो यार, अब क्या बोलूं मैं, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़ते। 5 नंबर में कई बार पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एक ऐसा टाइप का डिवाइस है जो वोल्टेज को हमेशा चेंज कर सकता है। अगर आपको लो वोल्टेज चाहिए तो ये हाई से लो में कर देगा, अगर आप लोग को हाई वोल्टेज चाहिए तो लो से हाई में कर देगा। तो बेसिकली इसका काम यही है कि लो टू हाई कर देना है, हाई टू लो कर देना, ऐसा काम करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। तो जब भी आप लोग को लो से हाई में वोल्टेज को कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना है। अगर आप लोग को हाई टू लो वोल्टेज लेना है तो आप लोग को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज करना पड़ता है। देखो आप लोग समझने की
कोशिश करो। आपके घर से बाहर में जो बड़ी बड़ी लाइंस आती है उसमें हाई वोल्टेज करंट रहता है। आपने देखे होंगे जो आपकी गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो वोल्टेज को डाउन करता है और हर घर तक के पहुंचाता है, बिकॉज हमको लो वोल्टेज की जरूरत है। कई कारखाने रहते हैं, फैक्ट्रीज रहती है जहाँ पे हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ना वो लोग बड़े बड़े ट्रांसफार्मर अपने कारखानों के बाहर लगाते हैं सो दैट हाई वोल्टेज प्रोवाइड हो सके और उनकी मशीनरीज अच्छे से वर्क कर सके। अब बेसिकली अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो ये बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे। अगर अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो इसमें आप लोग को दो कॉइल देखने को मिलेगी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है। इस कॉइल को प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं। इसके अलावा ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से ये वाउंडेड रहती है सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो ये जो दिख रहा है लैमिनेटेड कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ। सॉफ्ट आयरन कोर का बना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को या फील्ड को ज्यादा से ज्यादा अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लीक नहीं होने देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये लैमिनेटेड है, इसलिए क्योंकि ये मिनिमाइज कर देता है एडी करंट के लॉस को। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि इसकी वर्किंग क्या है, तो भाई देखो, जब मैंने कहा कि इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, तो ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है तो वर्किंग भी इसकी म्यूचुअल इंडक्शन पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, तो वर्किंग भी इसकी उसी पे बेस्ड होगी। बेसिकली अगर कोई पूछा जाए कि वर्किंग में हो क्या रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में आप लोग को सेल्फ इंडक्शन देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी कॉइल में आप लोग को म्यूचुअल इंडक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपने एसी सोर्स प्रोवाइड करे, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करे तो मान लो यहाँ से लो मिल गया, या फिर आप लोगों ने यहाँ से लो वोल्टेज प्रोवाइड करे तो यहाँ से हाई मिल गया। ये किस पे वर्क कर रहा है? फैराडे के लॉ पे वर्क कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है ट्रांसफॉर्मर। अब म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, फैराडे के लॉ पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो फैराडे के लॉ के हिसाब से। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है? E which is equal to माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो अगर कोई पूछता है प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ है, तो वो है ईपी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डी फाई अपॉन डी टी, जो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। और अगर कोई बोलता है सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ है, तो वो है आप लोग का ES विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS डी फाई बाय डी टी। आपको क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करा देना है, बिकॉज तुम लोग को तो सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ की जरूरत है, कितना मिल रहा है तुमको आउटपुट में। तो जब तुम इसको इससे डिवाइड करा दोगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। डी फाई से डी फाई को उड़ा देना, डी को dt से उड़ा देना। वैल्यू जो आप लोग की बचेगी, माइनस से माइनस को भी उड़ा देना, तो जो वैल्यू आप लोग की बचेगी वो आपकी बचेगी ES अपॉन EP विच इज इक्वल टू NS अपॉन NP। आपको ES की वैल्यू की जरूरत है तो EP को उधर भेज देना, तो ES की वैल्यू हो जाएगी NS अपॉन NP इंटू EP। तो कितना EMF सेकेंडरी कॉइल में देखने को मिल रहा है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। कोई पूछता है कि वोल्टेज कितना प्रोवाइड हो रहा है, तो आप जानते होंगे जितना EMF होता है उतना ही वोल्टेज होता है, आपको याद होगा ना। तो E की जगह पे V से रिप्लेस कर देना, जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स आप लोग की सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी के कंसिडर में, तो याद रखना स्टेप अप वोल्टेज वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। उस केस में सेकेंडरी कॉइल में EMF और वोल्टेज ज्यादा रहेगा। केस 2 की अगर बात करी जाए कि प्राइमरी में अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, तो उस टाइम पे स्टेप डाउन वोल्टेज आप लोग को देखने को मिलेगा। उस केस में आप लोग को प्राइमरी में EMF और वोल्टेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। इसके अलावा आप लोग देख रहे थे NS अपॉन NP लिखा हुआ है, NS अपॉन NP, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं और उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से। अगर स्मॉल r की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप वाले फॉर्म में वर्क कर रहा है। R की वैल्यू 1 से कम आती है तब हम लोग इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पे पूरा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा 100% एफिशिएंसी नाम का एक टॉपिक है, बेसिकली कि जितना आप लोग यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो जितना आप लोग इनपुट पावर दे रहे हो उतना आउटपुट पावर मिल रहा है कि नहीं। तो पावर होता क्या है? V इंटू I होता है। तो आप लोग का इनपुट में कितना हो जाएगा? VPIP विच इज इक्वल टू सेकेंडरी में VSIS। तो यहां से आप लोग फॉर्म बना सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो VS अपॉन VP विच इज इक्वल टू जाएगा IP अपॉन IS। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़े VS अपॉन VP कितना होता है गाइस? वो होता है NS अपॉन NP के। तो मैं कह सकता हूं कि अगर VS अपॉन VP IP अपॉन IS के बराबर है तो वो NS अपॉन NP के भी बराबर होगा। तो ये भी फॉर्म याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां से होता है हमारा चैप्टर समाप्त। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा सभी चीजें और अच्छे से आप लोग को पूरी क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके अलावा आपको अगर एनसीईआरटी का वीडियो देखना है इसका, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो मेरे साथ इस कोर्स में। 399 में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करें। आप चाहो तो लैपटॉप से क्लास अटेंड कर सकते हो, या अगर आपको लगे तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो और बेस्ट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। मेरा ये भरोसा रखिए आप। इसके अलावा नोट्स डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कैसे नोट्स डाउनलोड करना है वो भी आप लोगों को गिवन है। 70% ऑफ चल रहा है, जाइए प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करें, बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए एंड करता हूं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।